यहाँ पे मेरे पास है एक बीकर, ठीक है। बीकर के अंदर है एक सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन का पीएच है 5, ठीक है। इस सॉल्यूशन का पीएच है 5। मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया एसिड, मैंने थोड़ा सा एसिड इस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया, लेकिन फिर भी इसका पीएच चेंज नहीं हुआ बल्कि रहा 5, ठीक है। फिर मैंने ट्राई किया एडिंग बेस, ठीक है। फिर भी इसका जो पीएच है वो 5 ही था, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? अगर इसका पीएच 5 है और उसके अंदर मैंने एसिड बेस ऐड करने के बावजूद उसका पीएच चेंज नहीं हुआ, 5 का 5 ही रहा, ऐसी क्या चीज़ है इस सॉल्यूशन के अंदर? हाँ, बराबर, इस सॉल्यूशन के अंदर है बफर, ठीक है। बफर काम कर रहा है इस पीएच को मेंटेन रखने का, बल्कि इसके अंदर एसिड और बेस ऐड हो रहा है तभी भी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं बफर के बारे में बहुत डीप में, ठीक है। बफर इक्वेशन क्या है, बफर एक्शन, बफर कैपेसिटी, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ओके। हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Okay, so let's start over today's video. Okay, so now we are starting Physical Pharmaceutics 1 का unit number 5, chapter number 1 pH buffer and isotonic solution का part number 2, in which we are going to complete our buffer, okay, and isotonic solution also, ठीक है। So now let's start our video, okay। सो व्हाट इज़ बफर? जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बफर एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन रखता है, ठीक है। बफर आर डिफाइंड एज अ कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड दैट बाय देयर प्रेजेंस इन द सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच। रेजिस्ट चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और अल्कली। अल्कली यानी अपना बेस, ठीक है। यानी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड या फिर बेस अपन ने ऐड किया सॉल्यूशन के अंदर, स्टिल अपना पीएच चेंज रेजिस्ट होगा, यानी अपना पीएच चेंज नहीं होगा। ये काम कौन करेगा? बफर, ठीक है। और यही काम को, यानी द रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच इज़ नोन एज बफर एक्शन। यानी ये जो बफर का जो काम है, जो रेजिस्ट करने का उसका पावर है, उसे ही हम लोग बोलते हैं बफर एक्शन, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर, ठीक है। बफर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। बफर हैव अ डेफिनाइट पीएच वैल्यू। बफर का एक डेफिनाइट पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल फॉस्फेट बफर, ठीक है। एक अपना सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका पीएच है 7.5, ठीक है, 7.5 उसका पीएच है, और इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग को प्रोडक्ट में डालना है बफर। तो हम लोग कौन सा भी बफर रैंडमली चूज़ करके नहीं डाल सकते, ठीक है। इस रेंज में बैठने वाला बफर है वो है फॉस्फेट बफर, फॉस्फेट बफर, ठीक है। तो हम लोग इस पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज़ करेंगे फॉस्फेट बफर। वैसे ही हर एक पीएच के लिए हर एक अलग अलग बफर होता है, यानी हर एक बफर के लिए एक अलग पीएच रेंज होता है, ठीक है। तो बफर हैव अ डेफिनाइट पीएच वैल्यू। द पीएच वैल्यू ऑफ बफर डज नॉट अल्टर फॉर लॉन्गर पीरियड। यानी मैंने एक सोल्यूशन ले लिया, इसके अंदर अपना सोल्यूशन है, उसके अंदर मैंने बफर डाला, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन अभी बना है बफर सोल्यूशन, उसे मैंने बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए मैंने रखा, ठीक है। तो स्टिल उसका पीएच चेंज नहीं होगा। उसका जो पीएच पे मैंने सेट करके रखा था, जैसे 7 पे सेट करके रखा, 8 पे सेट करके रखा, तो 8 ही रहेगा, ठीक है। वो पीएच वैल्यू उसका चेंज नहीं होगा। लेकिन the pH value of buffer is very slightly altered by the addition of small quantities of acid or base। अगर मैंने एसिड और बेस डाल दिया बफर के अंदर, ठीक है, ये अपना बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर मैंने एसिड भी डाला है, ठीक है, एसिड डाला, ठीक है। तो इसकी वजह से बफर, ये जो अपना पीएच था इस सॉल्यूशन का, वो स्लाइटली चेंज हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे बफर कैपेसिटी के अंदर, ठीक है, कि बफर कैपेसिटी के बियॉन्ड जब हम लोग एसिड या फिर बेस का एडिशन करेंगे तो अपना पीएच चेंज होने वाला है, ठीक है। बफर की क्या एप्लीकेशंस हैं? बफर का काम सबसे पहले क्या है, तो पीएच मेंटेन करना, ठीक है। तो पीएच के जो एप्लीकेशंस थे वही बफर के एप्लीकेशंस थे, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम लोग ने पीएच के एप्लीकेशंस पढ़े थे, जैसे कि सेम है बफर के एप्लीकेशंस भी, यानी एनहेंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंप्रूविंग प्योरिटी, ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी और कंफर्टिंग द बॉडी ऑफ पेशेंट, ठीक है। ये सारे काम अपने पीएच के भी थे, ठीक है। और जो बफर पीएच को मेंटेन रखता है उसके भी सेम एप्लीकेशंस हैं, ओके। सो नाउ बफर कैपेसिटी जो मैंने बोला, द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज बफर कैपेसिटी। ये फिर से अपना बीकर है, उसके अंदर एक अपना बफर सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस बफर सॉल्यूशन का पीएच है 8, इस बफर सॉल्यूशन का पीएच है 8। इसमें मैंने 5 ml ऑफ एसिड डाला, 5 ml ऑफ एसिड
इसके अंदर मैंने डाला, ठीक है। और ये 5 ml एसिड डालने की वजह से 8 से मेरा pH चेंज हो गया 9, 8 से मेरा pH चेंज हो गया 9। सो मेरा जो बफर कैपेसिटी है वो है 5 ml ऑफ एसिड या फिर 5 ml ऑफ बेस, ठीक है, जो भी है, ठीक है। मतलब क्या, एक यूनिट 8 से 9 हो गया, अगर 8.5 था तो 9.5 हो गया, ठीक है। तो एक यूनिट चेंज होने के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस हम लोग को लगा, ठीक है, एक यूनिट ऑफ pH चेंज करने के लिए जितना भी एसिड या फिर जितना भी बेस हम लोग को लगा, इट इज़ द बफर कैपेसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बफर टू pH चेंज इज रेफर्ड टू एज बफर कैपेसिटी एंड बफर इंडेक्स। ये दोनों भी डेफिनेशंस करेक्ट हैं, आपको जो इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बफर कैपेसिटी दैट इज़ बीटा, ठीक है। बफर कैपेसिटी को बीटा से डिनोट किया जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा pH, ठीक है। अभी ये बी क्या है, बी क्या है, बी इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस और एसिड, और डेल्टा क्या है, चेंज, ठीक है। यानी डेल्टा बी यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस और एसिड एडेड, ठीक है। यानी हम लोग कितना बेस या फिर एसिड ऐड कर रहे हैं वो है अपना डेल्टा बी, ठीक है। और चेंज इन pH, डेल्टा pH यानी चेंज इन pH, ठीक है। तो चेंज इन pH कितना हो रहा है, कितना एसिड डालने की वजह से कितना चेंज इन pH हो रहा है, वो है अपना बफर कैपेसिटी, ओके। बफर कैपेसिटी हैज़ वैल्यू ऑफ 1। बफर कैपेसिटी का वैल्यू 1 होता है कभी जब भी हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या फिर एसिड 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, और अगर चेंज यूनिट 1 है, यानी हम लोग का पास 1 लीटर का बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बफर सॉल्यूशन 1 लीटर है, ठीक है। और हम लोगों ने इसके अंदर डाला 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट बेस, ठीक है, या फिर एसिड जो भी है, ठीक है। हम लोग ने 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस इसमें ऐड किया, और इसकी वजह से इसका जो pH था 9 वो चेंज हो गया 10 में, ठीक है। तो हमारा बफर कैपेसिटी होगा 1। अगर हम लोग ने इसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट बेस ऐड किया तो हमारा बफर कैपेसिटी होगा 2, ठीक है, समझा। अगर हम लोग ने 5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस ऐड किया होता तो अपना बफर कैपेसिटी होता 5, ठीक है, सिंपल, okay. So buffer equation can be used to calculate pH of the solution after the addition of base. buffer equation हम लोग pH कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बफर इक्वेशन है क्या, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बफर इक्वेशन है क्या देखते हैं, ठीक है। बफर इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। याद रखना, बफर इक्वेशन को ही हम लोग हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन बहुत इजी है, अगर एग्जाम में बफर इक्वेशन की जगह पे एक्सप्लेन हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन आया देन टू यू हैव टू राइट द सेम आंसर, ओके। सो इसे बफर इक्वेशन को हम लोग हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इससे हम लोग को 2 टाइप के बफर के लिए अलग अलग इक्वेशन मिलते हैं। 2 टाइप के बफर कौन से है वो पता है आपको, एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर, ठीक है। एसिडिक बफर में क्या होता है, वीक एसिड प्लस एसिड का वो वीक एसिड को सॉल्ट, और बेसिक बफर में क्या होता है, वीक बेस और उसका सॉल्ट, ठीक है। ये एसिडिक है, ये बेसिक है। बेसिक बफर बेस में ऐड किया जाता है, मतलब जिसका pH बेस में आता है, और एसिडिक बफर एसिड में जाता है, जिसका मतलब जिसका pH एसिड में आता है। अभी pH एसिड में आता है या बेस में आता है वो कैसे पता चलेगा, नहीं पता, तो हम लोग का पार्ट 1 देख लो, ठीक है। यहाँ पर जो आई बटन पे जो वीडियो शो हो रहा है वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा pH वैल्यू से हम लोग एसिड बेस कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होगा देन टू, ओके। सो ये है अपना बफर इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ बफर इक्वेशन। सबसे पहले देखो CH3 यानी CH3COOH यानी अपना एसिडिक एसिड जो अपना वीक एसिड है, CH3COOH को हम लोग डिसोशिएट करने के लिए हम लोग ने उसमें डाला पानी, ठीक है। पानी में डालने की वजह से उसका डिसोशिएशन हुआ इन H3O+ यानी H+ आयन समझ लो, ठीक है। H+ आयन में वो डिसोशिएट हुआ एंड CH3COO- आयन, ठीक है। H+ आयन एंड CH3COO- आयन, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम लोग ने लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया तो अपना इक्वेशन कैसे बनेगा, Ka इज इक्वल्स टू H3O+ CH3COO- अपॉन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है। Ka क्या है अपना एसिड डिसोशिएशन कांस्टेंट। अगर यहाँ पे हम लोग बेस का देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने एसिड लिया ना, तो अगर हम लोग बेस का देखते वीक एसिड लेते हैं तो यहाँ पे Kb होता है बेस डिसोशिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन पे अगर हम लोग ने माइनस लॉग लगाया ऑन द बोथ साइड तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस लॉग आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लॉग आ जाएगा, बराबर। माइनस लॉग ऑफ Ka इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ सेम H3O+ CH3COOH अपॉन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो अभी ये जो लॉग है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, ठीक है। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी ये पहले H+ से और बाद में ये बचा हुआ जो है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि माइनस लॉग ऑफ Ka इज माइनस लॉग ऑफ H3O+ माइनस लॉग ऑफ H3O - CH3COOH, ठीक है। सो इसे हम लोग ने इक्वेशन 1 दे दिया। सो यहाँ पे आप देखो
कि पी एच इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, जो हम लोग ने वो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि पी एच इज़ इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस यानी H3O प्लस आयंस, ठीक है, सेम H प्लस H3O प्लस सेम है, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट। सो पी एच, इसको हम लोग पी एच करके लिख सकते हैं, बराबर। ये जो है ये अपना पी एच है, ओके, एंड लॉग के माइनस लॉग ऑफ के ए, इसे हम लोग पी के ए लिख सकते हैं, बराबर। माइनस लॉग ऑफ के ए को हम लोग पी के ए लिख सकते हैं, बराबर। सो ये आपको पता रहना चाहिए कौन क्या है, तभी आप आगे का इक्वेशन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोगों को ये दोनों वैल्यूज़ को सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। देखो माइनस लॉग के ए की जगह पे हम लोगों ने पी के डाल दिया, लॉग H3O के जगह पे हम लोगों ने पी एच डाल दिया, बाकी का सेम टू सेम वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में हम लोगों ने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, ठीक है। इस यही इक्वेशन को हम लोग को अभी रीअरेंज कर देना है, ठीक है। यानी ये जो पूरा है हम लोग उसे उठा के वहाँ पे लेके गए, ठीक है, साइड चेंज कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर। तो वही हुआ है पी एच इज़ इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, ठीक है, समझा। ये तो हो गया एसिड के लिए, ठीक है। अगर एसिड की जगह पे हम लोग बेस लेते तो क्या होता, एसिड की जगह पे हम लोग बेस लेते तो कुछ अलग नहीं होने वाला था, सिर्फ जहाँ पे पी के ए है वहाँ पे के बी हो जाता, के बी हो जाता, ठीक है। यहाँ पे के बी हो जाता, लॉग ऑफ H3O प्लस जहाँ पे है वहाँ पे OH माइनस हो जाता, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और जो अपन लोग एसिड लेंगे उसका यहाँ पे CH3 नहीं रहता और जो बेस होगा वो, ठीक है। एंड यहाँ पे POH निकलता, POH, बराबर। POH इज इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ बेस एंड इट्स सॉल्ट, बराबर, ओके। ये था अपना बफर इक्वेशन और हैंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन। अभी ये बफर जो है अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में भी प्रेजेंट है। बायोलॉजिकल सिस्टम यानी इन द सेंस अपने बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। वो कैसे प्रेजेंट है, तो देखो ब्लड, बफर सिस्टम ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अपना जो ब्लड है उसका पीएच है 7.4, ठीक है, और 7.4 से थोड़ा ऊपर नीचे यानी 7 या फिर 7.8, ठीक है। यहाँ तक गया तो मतलब लाइफ तो डेंजर में है ही, लेकिन ठीक है, बचने का थोड़ा बहुत चांसेस है आपके पास। लेकिन अगर इससे ऊपर चला गया मतलब 7 से नीचे या फिर 7.8 से ऊपर, देन आप कोमा में जा सकते हो, बहुत डेथ हो सकते हैं। जो अपना डायबिटिक कोमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड का पीएच अगर आप चेक करोगे तो वो 6.8 होता है, ठीक है। तो जब तक वो पीएच अच्छे से मेंटेन नहीं होता वो कोमा के बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आते ही नहीं है मेन बात, ठीक है। सो ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा जो कि है अपना प्राइमरी बफर और दूसरा होता है एरिथ्रोसाइट जो अपना सेकेंडरी बफर है। एरिथ्रोसाइट्स यानी अपना आरबीसी सेल्स, ठीक है। सो ये दोनों अपना बफर सिस्टम में मदद करते हैं ब्लड का, ठीक है। सो प्राइमरी बफर सिस्टम प्रेजेंट इन प्लाज्मा, बफर सिस्टम जो प्लाज्मा प्राइमरी बफर सिस्टम है उसके अंदर कौन सा बफर सिस्टम काम करता है, तो कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। अपने बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स बफर सिस्टम जो है वो यूज़ में है, ठीक है। एंड एसिड अल्कली सॉल्ट ऑफ फॉस्फेरिक एसिड सिस्टम, ठीक है। सेकेंडरी बफर सिस्टम जो एरिथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टम, एसिड अल्कली सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड सिस्टम, ठीक है। अगर हम लोग ब्लड का बफर कैपेसिटी क्या है वो चेक करें तो ब्लड का बफर कैपेसिटी इज़ 0.0318 प्लस माइनस 0.035, ठीक है। यानी अपना ये ब्लड का बफर कैपेसिटी है, ठीक है। यानी अगर इतना 0.0318 एसिड अगर आप लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है, तो अपना पीएच चेंज हो सकता है। अपने बफर यानी अपने ब्लड को इतना ही एसिड या फिर बेस को मेंटेन करने का क्या बोलते कैपेसिटी है, ठीक है। उसमें से भी अपने जो एरिथ्रोसाइट्स है उनका कितना कैपेसिटी है 0.031 और प्लाज्मा का 0.008, ओके। आफ्टर दैट इज़ लैक्रिमल फ्लूइड, लैक्रिमल फ्लूइड यानी अपने टेयर्स अपने आंसू, ठीक है, वो अपने लैक्रिमल फ्लूइड्स है। लैक्रिमल फ्लूइड के पास ग्रेट डिग्री ऑफ बफर कैपेसिटी होती है, ठीक है, वाइड मतलब उनकी बफर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है लैक्रिमल फ्लूइड्स की, ठीक है। दे अलो डाइल्यूशन ऑफ 1:15 विद न्यूट्रल डिस्टिल वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर आप लोगों ने 1 ml लैक्रिमल फ्लूइड यानी 1 ml आंसू लिया, ठीक है, जिसका पीएच है 7.4, ठीक है, लैक्रिमल फ्लूइड का पीएच होता है 7.4, ठीक है। और अगर उसमें हम लोगों ने 15 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया, 15 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया, देन टू उसका पीएच 7.4 के ही रेंज में रहेगा, ठीक है। मतलब वो उसका बफर कैपेसिटी है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा हल्का हो सकता है कि 4.1 4.5 ऐसे इतना तक हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या 7.45 ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 7.45 तक हो सकता है, 7.42 ऐसे, ठीक है, नॉट 4.5, सॉरी, ओके। सो 1 ml में 15 ml डिस्टिल वाटर हम लोग ऐड करेंगे, देन टू उसका पीएच चेंज नहीं होता है, ओके।
सो द pH इज इक्वल्स टू 7.4 विद अ रेंज ऑफ 7 to 8, ठीक है, 7 से 8 उसका pH रेंज होता है, ठीक है। नॉर्मली प्योर कंजक्टाइवल फ्लूइड इज मोर एसिडिक दैन द टीयर फ्लूइड कॉमनली एम्प्लॉयड इन फार्मेसी। जो अपना कंजक्टाइवल फ्लूइड है वो एसिडिक है, और ये जो टीयर फ्लूइड यानी अपना जो लैक्रिमल फ्लूइड है ये थोड़ा सा बेसिक है, हल्का बेसिक 7.4, अपने ब्लड के जितना, ब्लड का भी 7.4 है pH, ठीक है, स्लाइटली बेसिक, मतलब न्यूट्रल अपना 7 पे है, और 7 से आगे जो भी है वो बेसिक है, बराबर। तो 7.4 हल्का मतलब 0.4 ज़्यादा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अपना यूरिन। यूरिन का pH है 6, ठीक है, यानी अपना यूरिन एसिडिक नेचर का है, बराबर। फॉर नॉर्मल एडल्ट्स 6 नॉर्मल एडल्ट्स में होता है, और उसका रेंज है 4.5 to 7.4, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम। द pH ऑफ यूरिन इज मेंटेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। यूरिन का जो pH है वो मेंटेन करने के लिए भी बॉडी के पास एक सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा है, ठीक है, और वो सिस्टम है अपना होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस से अपन लोग बहुत चीज़ें मेंटेन करते आ रहे हैं, टेम्परेचर, pH, ठीक है। बॉडी खुद इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अंदर का जो चेंज मतलब बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी चेंज होने दे, अंदर का एनवायरनमेंट वो मेंटेन करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो वैसे ही वो यूरिन का pH कैसे मेंटेन करता है, अगर अपनी यूरिन का pH 4.5 तक आ गया, यानी जो सबसे लोवेस्ट है, ठीक है, 4.5 सबसे लोवेस्ट है, मिनिमम है, ठीक है, वहाँ तक आ गया, तो अपनी जो किडनी है वो हाइड्रोनियम आयन यूरिन के अंदर सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उसका pH इंक्रीज हो जाए, ठीक है, 6 तक आ जाए, आइडियल pH 6, ठीक है, एडल्ट्स की बात करूँ। और अगर pH हाई चला जाए, यानी 7.4 हाईएस्ट मैक्सिमम, तो किडनी क्या करेगी, जो हाइड्रोनियम आयन है उन्हें रिटेन करके रखेगी, वो उसमें यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं करेगी, जिसकी वजह से उसका pH जो है वो कम होते जाएगा, 6 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपना बफर सिस्टम खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। So now we are starting isotonic buffer solution, ठीक है। So isotonic buffer solution is defined as solution that maintains the isotonicity and the pH as that of the body fluid, यानी एक ऐसा solution या फिर एक ऐसा fluid जिसका जो आइसोटोनिसिटी है या फिर जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो मैच करता हो अपने ब्लड से या फिर जो भी अपना बॉडी फ्लूइड है उससे, ठीक है। यानी इसका जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर अपने सोल्यूशन का होगा, ठीक है। आइसोटोनिसिटी इज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ऑफ सेल कंटेंट्स विदाउट नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर, यानी एक सेल के अंदर ना ही वाटर अंदर आता है, ना ही वाटर जब बाहर जाता है, ठीक है, तभी उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिसिटी, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ये अपना सेल है, ना ही वाटर सॉल्यूशन से इसके अंदर आ रहा है, ना ही इससे बाहर जा रहा है, तो यह है अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर यह है अपना आइसोटोनिसिटी, ठीक है। आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन शुड बी कंपैटिबल विद बॉडी फ्लूइड्स। जो भी हम लोग बफर सॉल्यूशन बनाएंगे आइसोटोनिक वाला, ठीक है, वो अपने बॉडी फ्लूइड्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, यानी उनके साथ वो आइसोटोनिसिटी मेंटेन रखना चाहिए, किसके साथ, बॉडी फ्लूइड्स के साथ, ठीक है। सो आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशंस के एप्लीकेशंस का क्या है, ठीक है। हम लोग आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसे बहुत सारे सेवरल डोसेज फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे डोसेज फॉर्म में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला है पेरेंट्रल प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। जो भी अपना पेरेंट्रल प्रिपरेशन होगा, पेरेंट्रल यानी जो भी अपने इंजेक्शंस रहते हैं, ठीक है, उनका जो भी प्रिपरेशन होगा, जो भी हम लोग लिक्विड बनाएंगे, ठीक है, वो अपने ब्लड प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। क्यों ब्लड प्लाज्मा के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो अपना लिक्विड है वो अंदर बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है, वो जाएगा अपने ब्लड स्ट्रीम में, बराबर। तो ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद अगर वो आइसोटोनिक नहीं रहा, ठीक है, तो अपने अपने आरबीसीज का स्वेलिंग या फिर श्रिंकेज हो सकता है, ठीक है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, ठीक है। पेरेंट्रल्स में भी कौन से, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन्स, इरिगेटिंग सॉल्यूशंस एंड लोशंस फॉर ओपन वोंड, ठीक है। सबक्यूटेनस सबक्यूटेनस यानी एससी इंजेक्शंस, ठीक है। फिर पेरेंट्रल प्रिपरेशंस मीन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस टू अवॉइड फॉल्स रिएक्शन, ठीक है। जो भी फॉल्स रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम जो पेरेंट्रल्स बनाते हैं, उन पेरेंट्रल्स में, इनफैक्ट सभी पेरेंट्रल्स में इंट्रावीनस, अगर वेन्स के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उन्हें इंट्रावीनस या फिर आईवी बोला जाता है, ठीक है। या फिर सबक्यूटेनस या फिर एससी यानी सबक्यूटेनस, जो अपन लोग मसल्स के अंदर दिया जाते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर जहाँ पे ब्लड स्ट्रीम का होना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। वैसे इंजेक्शंस के लिए भी हमें, यानी सभी पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म्स के लिए हमें आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट अगर डोसेज फॉर्म देखे जाए तो अपना एक्वस सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन नेजल ड्रॉप्स, ठीक है, अपने नेजल ड्रॉप्स है, अपने ऑप्थैल्मिक ड्रॉप्स है, अपने ओटिक ड्रॉप्स है, ठीक है। ऑप्थैल्मिक यानी अपने आइज़ वाले, और ओटिक ओटिक यानी अपने ईयर्स वाले, ठीक है। यहाँ पे और एक है कि सॉल्यूशन मीन फॉर इंट्राथीकल इंजेक्शंस, ठीक है। इंट्राथीकल इंजेक्शंस जो होते हैं, यानी जो अपने
सॉल्यूशंस मीन फॉर इंट्राथीकल इंजेक्शंस। इंट्राथीकल इंजेक्शंस यानी जो अपनी ये है थीका लेयर है अपनी स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, उसके ऊपर जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उनके साथ भी वो आइसोटोनिक रहने चाहिए। उनमें किसके साथ? तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ, ठीक है, उसके अंदर अपना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसके साथ वो आइसोटोनिक रहने चाहिए। ओके, सबसे अभी पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक ठीक है, 12th में आप लोगों ने बायोलॉजी अगर था आप लोगों को तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा पोटैटो ऑस्मोस्कोप वाला, ठीक है। वहाँ पे एक पोटैटो था, ठीक है, उसको हम लोगों ने बीच से छील दिया था, काट दिया था, और उसके अंदर हम लोगों ने एक लिक्विड भरा था सैचुरेटेड, एक, ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड, और बाहर पे हम लोगों ने एक नॉर्मल लिक्विड भर के रखा था कलरफुल, जिसकी वजह से कलर क्यों दिया था? जिसकी वजह से हम लोग डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद ये जो कलरफुल लिक्विड था ये सेमी परमिएबल, ये जो पोटैटो है, ठीक है, जो पोटैटो था वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन था जो सोल्यूट को एक्सचेंज करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सोल्यूट अंदर ही गया, क्यों? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर क्यों गया? अंदर का सोल्यूट बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि अंदर जो है वो कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन है और बाहर जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ जाता है सॉल्वेंट, यानी डाइल्यूट से कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट के पास सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगता है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये देखो जो मैंने एग्जांपल दिया, ये अपना ओके, जो भी मैंने एग्जांपल दिया वही है यहाँ पे। ये एक थीजल ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे वेट अ मिनट, ये अपनी एक थीजल ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर हमने भरा है शुगर सोल्यूशन, ओके, और बाहर है प्योर वाटर, ठीक है। तो शुगर सोल्यूशन जो है वो कॉन्सनट्रेटेड है, यानी वो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है, ठीक है। हाइपरटोनिक यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और जो प्योर वाटर है वो डाइल्यूट, मतलब प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो हम लोग कंसिडर करें डाइल्यूट है, या फिर वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है, इसके वजह से जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वहाँ के जो सॉल्यूट है वो जाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यानी इसकी जो वॉल्यूम था वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। देखो यहाँ पे आर भी बताया, धीरे धीरे इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ सॉल्वेंट्स मूव कर रहे हैं, ओके। ये था अपना ऑस्मोसिस। नाउ आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस दैट प्रोड्यूस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस यानी ऐसे सॉल्यूशन जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं सेल के जैसा, लेकिन इनका जो सॉल्यूट है ये परमिएबल होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, देयर बाय अल्टरिंग द टोन ऑफ द सेल। यानी ये मेरा सेल है, ठीक है, ये सेल को मैंने आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। इन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है, जैसे सेल का समझ लो एक्स ऑस्मोटिक प्रेशर है, और अपना जो सॉल्यूशन है उसका भी एक्स ही ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन स्टिल ये जो सेल है उस ये जो सेल है, ठीक है, उसके अंदर जो भी सॉल्यूट्स है या फिर अपना जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो भी सॉल्यूट्स है वो इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल का टोन है वो अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? तो 1.8% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है। जो अपने सलाइन होता है 0.9% ऑफ NaCl से बना हुआ होता है, सलाइन जो डॉक्टर के पास चढ़ाते हैं, ठीक है, 0.9% ऑफ NaCl से बना हुआ होता है। वही अगर मैंने 1.8% ऑफ यूरिया आपको चढ़ाया सलाइन की जगह पे, तो वो आइसोऑस्मोटिक है, ठीक है। लेकिन उसमें चांसेस हैं कि आपका जो RBC से या फिर WBC जो भी है, ठीक है, उनका टोन अल्टर हो सकता है, ठीक है, यानी वो श्रिंक स्वेल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या है? आइसोटोनिक सोल्यूशन जो हमें चाहिए, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन आर दोज सोल्यूशन दैट प्रोड्यूस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अगेन सेम एज द सेल कंटेंट इन द क्वेश्चन विदाउट नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर बाय बोथ सोल्यूशन प्रोवाइडेड इन द सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू द सोल्यूट, ठीक है। यानी ऑस्मोटिक में क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर तो दोनों का सेम था, आइसोटोनिक में भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई वाटर लॉस होगा ना ही कोई वाटर गेन होगा, यानी सेल के ना ही अंदर पानी आएगा ना ही सेल से बाहर पानी जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सेल है उसका टोनिसिटी मेंटेन रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइसोटोनिक सोल्यूशन के कुछ एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, ठीक है, वो अपना आइसोटोनिक है, ठीक है। फिर अगर दूसरा अपना नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन अभी नहीं चाहिए तो हम लोग 5.0% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2.0% ऑफ बोरिक एसिड सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, ओके।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑस्मोसिस की, तभी मैं बोल रहा हूँ हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है। तो हाइपर और हाइपो है क्या? वैसे तो आपको अभी आइडिया तो अच्छे से आ गया कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो हाइपरटोनिक है, कम कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो हाइपोटोनिक है। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर डिफाइंड एज दो सॉल्यूशन कंटेनिंग द सॉल्यूट इन हाई कॉन्सेंट्रेशन देन दैट ऑफ द रिक्वायर्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी जो अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, आइसोटोनिक यानी जो सेम टोनिसिटी मेंटेन करेगा जो हमें चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कुछ चीज़ें गई है, ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। जैसे हमें चाहिए था 0.9% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, लेकिन अगर मैंने 20% डाल दिया, ठीक है, 20% डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। उसमें ज़्यादा नमक ऐड हो गया, ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। इसमें भी डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन में 5% चाहिए था, तो यहाँ पे 10% हो गया, ज़्यादा हो गया। इसमें भी 3% हो गया, तो ज़्यादा हो गया बोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के, देखो अगर आइसोटोनिक के एक बार याद हो गए तो उसमें कितना भी परसेंट आप एक्स्ट्रा बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे 20 लिया है, आप 2 ले लो, ठीक है, 2% नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन ले लो, ये आपके एग्जाम्पल्स रेडी हो जाएंगे। वैसे ही हाइपोटोनिक में क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है, हाइपोटोनिक में क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, इनसे कम परसेंटेज लेना है, यानी कम परसेंट ऑफ सॉल्यूट लेना है, ठीक है, तो वो अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज दो सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन द रिक्वायर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही जहाँ पे 0.9 चाहिए था 0.2 हो गया, जहाँ पे 5 चाहिए था वहाँ पे 3 हो गया, जहाँ पे 2 चाहिए था वहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो कम करने का, ठीक है, तो वो अपने हाइपोटोनिक के एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। ज़्यादा किया तो हाइपरटोनिक के एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, ओके। तो अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन का टोनिसिटी मेजर करना है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को टोनिसिटी को मेजर करना है कि इसका टोनिसिटी क्या है, ये आइसोटोनिक है या नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? हमारे पास दो मेथड है। एक है अपना हीमोलाइटिक मेथड, ठीक है, एंड नेक्स्ट है अपना क्रायोस्कोपिक मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हीमोलाइटिक मेथड देखते हैं, ठीक है। हीमोलाइटिक मेथड इजी मेथड है, समझ जाओगे, ओके। हीमोलाइटिक मेथड में मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 3 बीकर लिया मैंने, ठीक है, और तीनों बीकर में मैंने सॉल्यूशन भरा, ठीक है, तीनों बीकर में मैंने सॉल्यूशन भरा। इसमें मैंने 0.2% NaCl सॉल्यूशन भरा, यानी ये हो गया अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें मैंने बराबर 0.9% ऑफ NaCl भरा, तो ये हो गया अपना आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इसमें मैंने 2% भर दिया, ठीक है, तो ये हो गया अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके। तो अभी मैंने क्या किया, हीमोलाइटिक, हीम यानी अपना ब्लड, ठीक है, ब्लड में से भी हमें एक सेल चाहिए, वो है अपना RBC, ठीक है। मैंने क्या किया, RBC लिया, ठीक है, RBC लिया, सब में RBC डाल दिया, ठीक है। RBC सेम साइज़ के होते हैं, ओके। तो मेरा छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन सेम साइज़ का समझो, ऑस्मोटिक वाले ऐसा वाला थोड़ा बड़ा हो गया ना, ओके। ये मैंने RBC डाल दिया, ठीक है, सब में RBC डाल दिया, एक RBC डाला। एक RBC नहीं डलता है एक्चुअली, बहुत सारे डल जाते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, ओके। सो हाइपोटोनिक में RBC डालूंगा तो अंदर का जो सोल्यूशन है, ठीक है, किसके अंदर का, सेल के अंदर का, ठीक है, सेल के अंदर जो सोल्यूशन है वो बाहर के सोल्यूशन से ज़्यादा हाइपर है, बराबर, क्योंकि ये बाहर वाला तो 0.2 है, अंदर तो 0.9 होगा, बराबर, आइसो होने के लिए 0.9 लगता है ना, तो अंदर 0.9 है, बाहर 0.2 है, यानी अंदर जो है वो हाइपर है, अंदर जो है वो हाइपर है, ठीक है। तो अपना सोल्यूट कैसे मूव करेगा, हाइपो टू हाइपर जाएगा, ठीक है, यानी अपना जो सेल है, अपने सेल की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी अपना सेल स्वेल हो जाएगा, सेल की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। सेल कैसे हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आइसोटोनिक में क्या है, अंदर भी 0.9 है, बाहर भी 0.9 है, ठीक है, यानी दोनों सेम है, नो नेट गेन होगा ऑफ वाटर एंड नो नेट लॉस होगा ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसकी वजह से अपना जो सेल है उसे कुछ हार्म नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और अगर हम लोग बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, तो यहाँ पे जो अंदर सोल्यूशन है वो 0.9 है और बाहर है वो 2% है, यानी बाहर का ज़्यादा है, अंदर कम है, यानी अंदर अपना हाइपो हो गया, हाइपो कम कॉन्सेंट्रेशन है ना अंदर, तो अंदर वाला हाइपो, तो अपना सोल्यूट कैसे ट्रैवल करता है, हाइपो टू हाइपर जाएगा, यानी अपना जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा ऐसे, ठीक है, दिख नहीं रहा है, अपना जो सेल है वो छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी नॉर्मल साइज़ थी, ठीक है, अभी वो छोटा हो गया। यहाँ पे उसकी ये नॉर्मल साइज़ थी, वो बड़ा हो गया, स्वेल हो गया, यहाँ पे वो श्रिंक हो गया, श्रिंक कहाँ पे, हाइपो में, ठीक है, और हाइपर में वो स्वेल होता है, आइसो में सेल को कुछ नहीं होता। तो हम लोग इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि टोनिसिटी आइसो पे आ चुकी है कि नहीं आई है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग अगर इंजेक्ट करेंगे तो पेशेंट को हार्म हो सकता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल स्वेल होता है, हाइपरटोनिक में श्रिंक होता है और आइसो में कोई भी चेंज हमें दिखने को नहीं मिलता। डायग्राम में जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है,
उसके बाद आता है क्रायोस्कोपिक मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, ठीक है, या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये अपनी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार होते हैं। एक होता है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। ये अपने चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर मेजरिंग टोनिसिटी। लेकिन सबसे कॉमन यूज्ड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है, कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। ये हमें आइसोटोनिक वैल्यू ढूंढने में मदद करता है। कैसे देखते हैं। अमॉन्ग देम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड, वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री। सुनो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। देखो, प्योर वाटर जो है, ठीक है, प्योर वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अपना जो वाटर है वो फ्रीज होना चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसमें NaCl ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है, NaCl ऐड कर दिया, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और बढ़ जाएगा, यानी वो माइनस की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अभी वो डिपेंड करता है मैं उसमें कितना NaCl डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने उसमें 0.9% ऑफ NaCl डाला, यानी मैंने 0.9 ग्राम्स इन 100 ml डिजॉल्व किया NaCl, तो उस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो जाता है -52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन का टोनिसिटी मेजर करना है, ठीक है, कि वो टोनिसिटी है कि नहीं, टोनिसिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक करेंगे। अगर -52 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वो हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक नहीं है। अगर -52 डिग्री सेल्सियस आता है तो इसका मतलब वो अपना आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज़ अपना क्रायोस्कोपिक वाला मेथड। ओके, सो ये जस्ट आप लोग रीड कर लेना, वही लिखा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हमें अभी टोनिसिटी को एडजस्ट करना है, ठीक है, हम लोगों ने मेजर तो कर लिया कि वो हाइपर है, हाइपो है, ठीक है, लेकिन अगर हमें एडजस्ट करना है, टोनिसिटी को फिर से मेंटेन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, वो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्या मेथड्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्पेशली दो मेथड्स है, मतलब मेनली देखा जाए दो मेथड्स है। एक होता है क्लास 1 मेथड्स, दूसरा है क्लास 2 मेथड्स, ठीक है। क्लास 1 मेथड जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे क्लास 1 मेथड में होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड या फिर उसके जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम लोग ऐड करते हैं आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए, या फिर वो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं उसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स होता है, एक होता है क्रायोस्कोपिक मेथड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। और वैसे ही क्लास 2 होता है, क्लास 2 होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन के लिए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन के लिए, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो टाइप्स है, और वाइट विंसेंट मेथड, स्प्रॉल्स मेथड, ओके। तो सबसे पहले क्रायोस्कोपिक मेथड, जो कि है अपना क्लास 1 का पहला मेथड, ठीक है। क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या होता है, ठीक है, क्लास 1 है तो हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करने वाले हैं, ठीक है, NaCl या फिर उसके जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं वो ऐड करेंगे, ठीक है। क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या है कि वाटर दैट हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, ब्लड कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेस सच एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट्स, सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो जाता है -0.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो मैंने -52 बोला ना, सॉरी, -0.52 डिग्री सेल्सियस, हाँ सॉरी, मेरे से थोड़ा गलती हो गया, -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आर एडेड टू वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। जैसे क्रायोस्कोपिक मेथड में हम लोग जो चेकिंग वाला जो मेथड था, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी के लिए जो मेथड था क्रायोस्कोपिक मेथड, वैसे ही है कि हम लोगों ने फ्रीजिंग पॉइंट चेक किया, ठीक है, कम है तो हम लोग उसमें अभी क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, ठीक है। तो और हमें उसे मेंटेन करना है। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मच सिंपलर देन मोर कन्वीनियंट, ठीक है। ये जो क्रायोस्कोपिक मेथड है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हमने बोला बहुत सिंपल है और मोर कन्वीनियंट है, यानी बहुत कॉमन है, ठीक है। बाकी के जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है उनसे ये ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। उसके बाद है अपना सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज टोनिक इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट यानी क्या, जो ड्रग है, ठीक है, 1 ग्राम ड्रग के इक्विवेलेंट में कितना ग्राम ऑफ NaCl जाएगा, कितना ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जाता है, वो होता है अपना सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट रेफर्स टू सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सेम ऑस्मोटिक इफेक्ट को देखने मिलेगा ड्रग के जैसा, ठीक है। द ई यानी अपना जो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है उसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई, ठीक है। तो जो ई की वैल्यू है, यानी सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट वैल्यू जो है नए ड्रग की, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये सब जो मेथड्स है ना, उनमें स्पेशली हमें सिर्फ ये उनके फॉर्मूले और उनका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है, E = 17 L ISO/m, ठीक है। एल यानी अपना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, लेकिन हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आइसो आया। एम यानी अपना मॉलिक्यूलर मास, ओके। सो हियर वी एंड आवर चैप्टर एंड ऑल्सो और यूनिट 5 ऑफ 5 फार्म, ठीक है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का हम लोगों ने यूनिट 5 कंप्लीट कर लिया है, पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है।
कुछ नहीं समझा हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ये नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे, ठीक है, ये सभी नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फार्मेसी रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।